जंगल में रानो चिड़िया का ढाबा था। रानो चिड़िया छोले भटूरे बनाती थी। जंगल के सब पक्षियों को रानो चिड़िया के छोले भटूरे बहुत पसंद थे। रानो चिड़िया अपना ढाबा खोलती है और रानो चिड़िया के ढाबे पर भीड़ लगना शुरू हो जाती है। रानो, गोरी तो किसी काम की नहीं है। हर रोज सुबह जला हुआ पराठा दे देती है खाने को। तुम्हारे छोले भटूरे खाकर ही अपनी भूख मिटाता हूँ। कालू भैया, कोई बात नहीं, आज मैं आपको मुफ्त में छोले भटूरे खिला देती हूँ। फिर रानो चिड़िया छोले भटूरे बनाना शुरू करती है और बारी बारी सबको प्लेट तैयार करके दे देती है। सब पक्षी मजे मजे से छोले भटूरे खाते हैं। उसी जंगल में रानो चिड़िया की सौतेली बहन भी रहती थी। शाम हो चुकी थी। रानो चिड़िया अपना ढाबा बंद करने की तैयारी कर रही थी जब रानो चिड़िया की सौतेली बहन पारो चिड़िया वहां आ जाती है। रानो, मुझे भी आज तुम्हारे छोले भटूरे खाने हैं। जल्दी से एक प्लेट लगा दो, बहुत भूख लगी है। आज मैंने घर पर भोजन नहीं बनाया, जल्दी करो जल्दी। पारो बहन, भोजन तो खत्म हो गया है, आप मेरे साथ घर चलें, हम दोनों बहनें मिलकर भोजन खाती हैं। मुझे भटूरे ही खाने हैं, मैं कौन सा मुफ्त में खाने आई थी, पैसे भी देकर जाती। पारो चिड़िया गुस्से से वहां से उड़ जाती है। ये पारो भी ना बहुत अजीब है, हर समय गुस्से में रहती है। शाम हो रही है, अब मुझे घर जाना चाहिए। रानो चिड़िया अपना ढाबा बंद करती है और घर की तरफ उड़ती है। एक ढाबा क्या बना लिया, ना जाने क्या समझने लगी है खुद को, मोटी कहीं की। मैंने भी तेरा ये ढाबा बंद ना करवा दिया तो कहना। पारो चिड़िया रानो चिड़िया से बहुत जल्दी थी, इसलिए पारो चिड़िया रानो चिड़िया का ढाबा बंद करवाने की प्लानिंग कर रही थी। कालू, रोज तुम उस छोटी चिड़िया के ढाबे पर बैठे छोले भटूरे खा रहे होते हो। मैं क्या पागल हूँ जो रोज सुबह उठकर तुम्हारे लिए पराठे बनाती हूँ। कह तो ऐसे रही हो जैसे वो भोजन बहुत वीआईपी होता है। जवाब दो मेरी बात का, मैं क्या पागल हूँ जो बोल रही हूँ। गोरी, रोज एक जला हुआ पराठा बना देती हो तुम ऐसा करो, अपनी नींद ही पूरी किया करो। मैं सुबह का भोजन रानो के ढाबे से कर लिया करूंगा। गोरी कवि कालू की बात का जवाब नहीं देती और गुस्से में दूसरी तरफ मुंह करके सो जाती है। सुबह हो जाती है। रानो चिड़िया फिर से अपना ढाबा खोलती है और रानो चिड़िया के ढाबे पर भीड़ लगना शुरू हो जाती है। गौरी कवि बड़े पेड़ की शाख पर बैठी हुई थी और रानो चिड़िया को बुरा भला बोल रही थी। पारो चिड़िया जो वहां से गुजर रही थी, गौरी के मुंह से रानो की बुराई सुनकर गौरी कवि के पास आ जाती है। लगता है तुम्हें भी मेरी मोटी बहन पसंद नहीं है। और नहीं तो क्या, सारे जंगल के पक्षी उसी के ढाबे पर जाते हैं, खूब पैसा कमाती होगी मोटी चिड़िया। रानो का ढाबा बंद करने के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा उपाय है। फिर पारो चिड़िया गौरी के कान में अपना उपाय बताती है और दोनों हंसने लग जाती हैं। फिर योजना के अनुसार पारो चिड़िया रानो चिड़िया के ढाबे पर जाती है। रानो, कल तो तुमने मुझे अपने छोले भटूरे नहीं खिलाए थे, लेकिन आज तो खिलाने पड़ेंगे। जरूर पारो बहन। रानो प्लेट तैयार करके पारो चिड़िया को देती है। पारो भोजन खाने लगती है। मिर्ची, बहुत मिर्ची है इसमें। रानो, जल्दी पानी दो मुझे। ढाबे पर पानी तो नहीं है पारो बहन, मैं अभी ला कर देती हूँ पानी। रानो चिड़िया पानी लेने नदी की तरफ जाती है। पीछे से पारो और गौरी मिलकर जल्दी से रानो चिड़िया की भोजन की हंडिया में बहुत सारी लाल मिर्ची मिला देती हैं। रानो चिड़िया पानी लेकर वापस आती है, लेकिन पारो ढाबे से चली गई थी। लगता है ज्यादा ही मिर्ची लग गई थी पारो बहन को। फिर बाकी पक्षी भी ढाबे पर आने लगते हैं, लेकिन जैसे ही सब भोजन खाते हैं, उन्हें भी बहुत तेज मिर्ची लग जाती है और सब रानो चिड़िया के ढाबे से नदी की तरफ भागते हैं। मैंने तो मिर्च मसाला उतना ही रखा है जितना रोज रखती हूँ। रानो चिड़िया भी भोजन चख कर देखती है। भोजन में सच में बहुत तेज मिर्ची थी। वो दिन गुजर जाता है, लेकिन अगले दिन फिर से रानो चिड़िया के ढाबे पर वैसे ही भीड़ लगने लगती है और पक्षी तो उस तेज मिर्ची वाली बात को भूल भी गए थे। कोई फायदा नहीं हुआ भोजन में मिर्ची मिलाने का,
अब कुछ और करना होगा। मेरे पास इससे भी ज्यादा धमाके का प्लान है। पारो चिड़िया फिर से गौरी कवि के कान में अपना प्लान बताती है। रात हो जाती है। पारो और गौरी रानो के ढाबे में जाती हैं और रानो चिड़िया का गैस का सिलेंडर खोल देती हैं। अब सुबह जैसे ही रानो चिड़िया आग जलाएगी, धमाका होगा और रानो चिड़िया के ढाबे का नामो निशान भी मिट जाएगा। सुबह हो जाती है। रानो चिड़िया अपना ढाबा खोलती है, लेकिन रानो चिड़िया को बहुत तेज गैस की बू आ रही थी। लगता है कहीं से गैस लीक हो रही है। मैं आज घर से ही भोजन बना लाती हूँ। रानो चिड़िया घर जाती है और भोजन की हंडिया तैयार कर लाती है। कुछ देर बाद चिड़िया के ढाबे पर भीड़ लग जाती है और दोपहर हो जाती है। दोपहर को रानो चिड़िया अपने घर जाती है तो पीछे से पारो और गौरी रानो चिड़िया के ढाबे पर आ जाती हैं। सारा भोजन भी तैयार कर लिया उस चिड़िया ने, लेकिन धमाका तो हुआ ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो रात को गैस खोल कर गई थी। फिर पारो माचिस उठाती है और आग जलाती है, लेकिन जैसे ही पारो आग जलाती है, धमाका होता है। पारो और गौरी की पूंछ में आग लग जाती है। वो दोनों नदी की तरफ भागती हैं। जल गई काली कवि, तेरी वजह से मेरी पूंछ जल गई। सत्यानाश हो तेरा, मेरी भी पूंछ जल गई। तेरी वजह से ही जली है मेरी पूंछ। आग लगी पूंछों को लेकर दोनों जल्दी से नदी की तरफ भाग रही थीं और एक दूसरे को कोस रही थीं। रानो चिड़िया को भी सारी खबर मिल जाती है। मेरा ढाबा तो दोबारा बन जाएगा, लेकिन तुम दोनों की पूंछ वापस नहीं आएगी। अब कभी उड़ नहीं पाओगी तुम दोनों। रानो चिड़िया हंसने लग जाती है। प्यारे दोस्तों, गौरी और पारो ने रानो चिड़िया का बुरा करने का सोचा था, लेकिन दोनों के साथ खुद ही बुरा हो गया। इसीलिए कहते हैं, जो दूसरों के लिए घड़ा खोदता है खुद ही उसमें गिर जाता है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कालू कौवा नदी से मछलियां निकालता था और उन्हें बाजार में जाकर बेच देता था। इसी तरह उसके घर का गुजारा होता था। लेकिन बारिश के मौसम में नदी पर मछली पकड़ने जाना बहुत खतरनाक होता, इसलिए बारिशों के मौसम में कालू कौवे का ये काम नहीं चलता था। रोज की तरह आज भी कालू कौवा अपना जाल उठाए नदी की तरफ जा रहा था। नदी के पास बहुत सारी नाव खड़ी थी। उसमें से नीले रंग वाली नाव कालू कौवे की थी। कालू कौवा अपनी नाव पानी में उतारता है और निकल जाता है। क्या पता बारिशें कब से शुरू हो जाएं। बस आज मुझे बहुत सारी मछलियां मिल जाएं। आज मैं शाम तक मछलियां पकड़ूंगा। कालू कौवा सारा दिन अपना जाल और नाव लेकर नदी में घूमता रहता है। उसने बहुत सारी मछलियां पकड़ ली थी। शाम हो जाती है और कालू कौवा मछलियों को एक गठरी में डालकर बाजार पहुंच जाता है। आज तो बहुत सारी मछलियां पकड़ी हैं मैंने। सुनो, इस थैले में से सारी मछलियां निकाल लो और एक मछली थैले में ही रहने दो। मैं अपनी पत्नी के साथ घर जाकर खाऊंगा। दुकानदार थैले में से एक मछली छोड़कर बाकी मछलियां निकाल लेता है। आज कालू कौवे को बहुत सारे पैसे मिले थे। कालू कौवा अपना थैला उठाता है, पंख में छुपाता है और घर को उड़ता है। आगे कालू जी, तुम सुना है बारिशों का मौसम शुरू होने ही वाला है। इन दिनों ज्यादा मछलियां पकड़ो और ज्यादा पैसे कमाओ। हाँ हाँ गौरी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। ये पकड़ो और मछली बना कर लाओ, बहुत भूख लगी है मुझे। गौरी कालू कौवे से मछली पकड़ती है और रसोई में पकाने को निकल जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और जंगल में बारिशें शुरू हो जाती हैं। कालू कौवा आधे रास्ते से ही वापस आ जाता है। कालू जी, अभी तो कुछ पैसे ही जमा हुए थे और ये बारिशें शुरू हो गई। अब हम क्या करेंगे? गौरी, तुम पहले ही क्यों बोलने लगती हो? समय आएगा तो देखा जाएगा। कुछ और दिन गुजर जाते हैं। दिन गुजरने के साथ साथ गौरी कवि कालू कौवे को और भी ज्यादा बातें सुनाने लगी थी। मैंने कहा था कि ज्यादा मछलियां पकड़ो, ज्यादा पैसे आएंगे। अब देख लो, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। लगता है
बारिशों में भूखे मरेंगे हम दोनों। कालू कौवा गोरी के तानों से तंग आकर घर से निकल आता है और एक पेड़ की शाख पर आकर बैठ जाता है। अब इसमें मेरा क्या दोष है? मेरा काम बारिश के मौसम में नहीं चलता। तभी कालू कौवे को सामने से कबूतर आता हुआ नजर आता है। कबूतर कालू कौवे के पास आता है। कालू, इस बारिश के मौसम में तुम घर से क्यों निकले हो? मैं तो काम से आया हूँ, तुम्हारी क्या मजबूरी है? यार कबूतर, तुम ऐसा कौन सा काम करते हो जो इस बारिश के मौसम में भी तुम इस समय काम से आ रहे हो? मैं तो उस अमीर फाख्ता के घर काम करता हूँ, चाहे कोई मर भी जाए, लेकिन ये काम रुकने वाला नहीं है। बस थोड़ी मेहनत ज्यादा लगती है। तुम भी अगर मेहनती हो तो पकड़ लो ये काम। कबूतर वहाँ से चला जाता है। बात तो इस कबूतर की ठीक है, मैं भी यही काम करता हूँ, लेकिन मैं इस तरह छोटे पक्षियों के घरों में काम नहीं करूँगा, बल्कि मैं तो राजा के महल में काम करूँगा। सुबह हो जाती है। बारिश बहुत तेज हो रही थी। कालू कौवा महल पहुँच जाता है और मिठू राजा से कहता है, राजा जी, मैं बहुत मेहनती कौवा हूँ, मुझे अपने महल में काम दे दें। मैं पूरी ईमानदारी से करूँगा अपना काम। ठीक है, वैसे भी हमें जरूरत है एक काम वाले की। ऐसे कालू कौवा महल में नौकरी करने लगता है। कालू कौवा पूरे महल की सफाई करता, राजा के कपड़े धोबी को देकर आता और बहुत मेहनत से काम करता। कालू कौवे का काम ज्यादा था और भगाड़ कम, इसलिए अभी भी कालू कौवे की पत्नी गोरी कौवी कालू कौवे से खुश नहीं थी। सिर्फ ये 4 सिक्के, मैं क्या इन सिक्कों का अचार डालूं? उठा लो मेरे सामने से ये सिक्के। गोरी, अब तो मैं इतनी मेहनत करता हूँ, अब और क्या करूँ? महल में डाका डाल लूं क्या? इन 4 सिक्कों से अच्छा है कि डाका ही डालो, मुझे तो बस पैसे चाहिए। गोरी, मैं कभी ऐसा काम नहीं करूँगा। ऐसे कहकर कालू कौवा फिर से काम करने महल पहुंच जाता है। कालू, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे काम से। ये कुछ सिक्के हैं जो कि दूसरे जंगल मेरी बहन को देने हैं। आज से तुम मेरे संतरी हो। तुम और उल्लू जाओ और ये सिक्के मेरी बहन को दे आओ। तेज बारिश में उल्लू और कालू कौवा सिक्के लेकर दूसरे जंगल जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उल्लू कालू कौवे से कहता है, देखो कालू, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, हम इसमें से कुछ सिक्के निकाल लेते हैं। ना ना, मैं ये काम कभी नहीं करूँगा। उल्लू, चुपचाप राजा जी की बहन के घर चलो। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। उल्लू कालू कौवे को पीछे की तरफ धक्का देता है। पीछे पड़े पत्थर में कालू कौवे का सर लगता है और वो बेहोश हो जाता है। सुबह तक ये कौवा मर जाएगा। आया बड़ा मुझे रोकने वाला। उल्लू वहाँ से उड़ जाता है। दूर से उड़ती चिड़िया पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती है। उसे कालू कौवा बेहोश पड़ा नजर आता है। ये कौवा कौन है? लगता है इस तूफान में खुद को संभाल नहीं सका और इस पत्थर से टकरा गया। रानू चिड़िया उड़ती है। थोड़ा आगे चाचा छमछम की दुकान थी। चाचा छमछम, वहाँ पेड़ के नीचे कौवा बेहोश पड़ा है, प्लीज मेरे साथ चलें, उसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। अगली सुबह उल्लू वापस महल पहुँच जाता है। राजा जी, तूफान में मुझे कुछ नजर नहीं आया। पता नहीं कालू कौवा कहाँ गायब हो गया। कालू कौवे को होश आ जाता है। मुझे महल जाना है। कौवे भैया, बुलबुल डॉक्टर ने कहा है कि अभी आप उड़ने की हालत में नहीं हैं। मुझे अपने राजा जी को उस उल्लू का सच बताना है। कालू कौवा अपने जंगल आने के लिए निकल आता है। उधर गौरी कौवी भी महल पहुंच जाती है। मेरा पति, हाय राजा जी, मेरा पति कहाँ है? कल से घर नहीं आया। गौरी, मेरे ख्याल से कालू अब तक तो तूफान के साथ उड़ता कहीं दूर निकल गया होगा। गौरी और भी जोर से राजा जी को सारी बात बताता है। सैनिकों, पकड़ लो इस उल्लू को और कैद खाने में डाल दो। कालू जी, शुक्र है ऊपर वाले का, आप ठीक हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप वापिस आ गए हैं, मेरे लिए काफ़ी है। कालू, तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी का इनाम ज़रूर मिलेगा। फिर मिठू राजा कालू कौवे को ढेर सारे सिक्के देता है। गौरी कौवी और कालू कौवा खुश हो जाते हैं।
प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।